बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस एरिया से आए हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण, मातृशक्तियों, भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है और आज का दिन उन्हें याद करने का दिन है। वैसे तो हम बराबर याद करते रहते हैं, लेकिन जब जिनकी जयंती होती है तो उनके बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो सबसे बड़ी देन है वो भारत का संविधान है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उन्होंने लिखा एलिनेशन ऑफ कास्ट, उसका हिंदी होता है जाति व्यवस्था को उन्मूलन कर दो, मतलब समाप्त कर दो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा है आर्थिक न्याय, हम देश के सभी लोग आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय का उन्होंने लक्ष्य अपने संविधान में सबसे ऊपर रखा। आर्टिकल 14 में सभी लोगों को, सभी देशवासियों को समान बना दिया। अब नीचे नहीं, ऊपर नहीं। पहले कुछ लोग ऊपर बैठते थे, कुछ लोग नीचे बैठते थे। आज ऐसा नहीं। हम कोर्ट में वकालत करते हैं, हम सब लोग एक साथ बैठते हैं। हाँ, जज साहब ऊपर बैठते हैं, वो भी नीचे आ जाए। शंकराचार्य भी ऊपर बैठते हैं, ये बनवासी सिंह की देन है। आज हम सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, ये संविधान की देन है। मैं तेली समाज से हूँ, आप सब लोग जानते हो। छुए जाते थे हम, देखने के बाद छुए जाते थे। अगर तेली समाज को देख लिया गया 10 बजे दिन तक, तो कहते हमको खाना नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था थी आज से बहुत साल पहले, 1000 साल पहले माता कर्मा हुई थी। और माता कर्मा भगवान कृष्ण का दर्शन करने जा रही थी, उनको घसीट करके मंदिर से निकाल दिया था इन मनुवादियों ने, मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने। भगवान तो सबके होते हैं, एकाधिकार। आज मैं आपके बीच सांसद का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैं आज प्रत्याशी हूं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। चुनाव चिन्ह हमारा आरी है। आप लोगों से वोट भी मांगने आया हूं, आप लोग भी वोट मांग रहे हैं लोगों से। लेकिन संसद में जाके हम काम क्या करेंगे, आपका हक बनता है हमसे वो पूछने का कि उदय कुमार साहू जी बता दीजिए संसद में आप काम क्या करेंगे। हमारे विरोध में भाजपा और कांग्रेस होंगे और किसी पार्टियों के लोग होंगे। आपसे जनता, आप तो कार्यकर्ता भी हैं, जनता पूछेगी यदि तो हमको और आपको बताना पड़ेगा। आप जब दूसरे पार्टियों से किसी प्रकार अलग हो, उनको बताना पड़ेगा कि देश में सभी पार्टियों के लोग हैं संसद में, हमारी पार्टी के लोग नहीं है। संसद में जो भी हमारी पक्ष में खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ढेर सारे हैं, कांग्रेस के सांसद ढेर सारे हैं, बहुजन समाज पार्टी के सांसद ढेर सारे हैं। और भारत के संविधान की शपथ लेकर के उन्होंने संसद की सदस्यता ली थी, सांसद के पक्ष में गए थे। संविधान का पालन करेंगे। आज उसी बीजेपी के लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि हमारे अधिवक्ता उदय कुमार साहू के संसद में रहते कोई माइका लाल ऐसा नहीं हुआ कि संविधान को बदलने की बात कह लें। संविधान को लागू करेंगे, गाँव में संविधान को लागू करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। आरक्षण की शुरुआत तो अब करेंगे। तुमने इतने सालों तक हमें ठगा है। आज मैं बता दूं इन लोगों ने कैसे ठगा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री 20 साल से हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। कभी उमा भारती जी रही थी मुख्यमंत्री, कभी बाबूलाल गौर रहे, कभी शिवराज सिंह चौहान रहे और आजकल डॉक्टर मोहन यादव। इतनी साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी मध्य प्रदेश शासन के नौकरियों में मात्र 8% शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। मतलब हम आदिवासी मूल निवासी समाज के। हमारी आबादी 21% है, पहले 20% थी, अब 21% हो गया। उसके बाद शेड्यूल कास्ट की आबादी 16% है और उनकी भागीदारी भी 8%। ओबीसी की आबादी 51% के करीब है और उनकी शासन में भागीदारी फर्स्ट क्लास नौकरियों में 1% है और सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में मात्र 4%।
ओबीसी मुख्यमंत्री है और ओबीसी की भागीदारी मात्र 1% और कहीं 4%। इसका मतलब ये हुआ, इन्होंने संसद की संविधान की शपथ ली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को इम्प्लीमेंट करने का उन्होंने शपथ लिया। आज उन्होंने इस दिशा में संसद में कोई आवाज नहीं उठाया, विधानसभा में कोई आवाज नहीं उठाया। अभी भी सांसद हैं, यहाँ 2 सांसद अभी भी हैं, एक बीजेपी के हैं, एक कांग्रेस के हैं। जो बीजेपी के सांसद हैं वो हमारे समाज के लोग हैं, मूल निवासी हैं, बहुजन। आज संसद में ये बात नहीं करते। जब कोई व्यक्ति बोलता है, उन्हीं के पार्टी के लोग बोलते हैं कि हम संविधान बदलेंगे, वो मौन रहते हैं। आपको मालूम होगा हमारे समाज के लोगों के ऊपर हिसाब कांड हुआ था सीधी में। आज इन सांसदों ने कभी आवाज नहीं उठाई। फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ हुए हैं। गुलाम गुलाम ही होता है, गुलाम ओबीसी हो, चाहे गुलाम एससी हो, चाहे गुलाम एसटी हो। अगर ये जीत के भी चले जाएंगे तो ये आपके काम के नहीं है, आपके काम के नहीं, बिल्कुल आपके काम कहते हैं। अभी आज लोग कहते हैं कि कांग्रेस के जो सांसद प्रत्याशी हैं वो भी ओबीसी के हैं, आप भी ओबीसी के हैं, मैं किनको वोट दूं? हमने कहा आप सोच लीजिए किनको वोट देना है। एक तरफ मनुवादियों के द्वारा नियंत्रित ओबीसी हैं जो मनुवादियों के नियंत्रण में है, और एक आजाद ओबीसी है जो उनके नियंत्रण में नहीं है। आप किसको चुनेंगे? आजाद ओबीसी के सामने अगर संसद में कोई कहेगा हम संविधान बदल देंगे, तो क्या उदय कुमार साहू चुप रहेगा? आपको विश्वास हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट में हम चुप रहे थे? सुप्रीम कोर्ट में जो हम बहस कर रहे थे, तो वकील साहब हमें एक तरफ इधर खींच रहे थे, एक तरफ इधर खींच रहे थे। जुर्माना की रकम बढ़ती जा रही है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। लेकिन हमने कहा जितना जुर्माना आपको करना है कर दीजिए, आपको क्वेश्चन ऑफ रिचार्ज कर दीजिए। ओबीसी रिजर्वेशन के केस में ओबीसी के जज हो सकते हैं क्या? ऊंची जाति के जज हो सकते हैं क्या? वो जज होगा तो सिर्फ एससी एसटी का हो सकता है, क्योंकि इस केस में एससी एसटी का हित नहीं। लेकिन इन मनुवादियों ने एससी एसटी के जज आज तक बनाए नहीं, न तो सुप्रीम कोर्ट में और न तो हाई कोर्ट में। लेकिन एसटी के जज आदिवासी जज को आज तक नहीं बनाए, न तो सुप्रीम कोर्ट में और न तो जबलपुर हाई कोर्ट में आज तक बना। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आज करीब 41 जज हैं, आज भी एक भी एसटी जज नहीं है, एससी जज भी नहीं है। और आपको मालूम होगा यहाँ के जो विधायक थे, शिवहरा के विधायक, वो हमारे आदिवासी समाज से है, बीजेपी से। क्या गुलाम अभी विधायक है वहां बीजेपी से? कभी एक गुलाम विधायक, अनुवादियों के गुलाम विधायक कभी आपकी बात नहीं कर सकते। इस प्रकार हमारे सांसद, मंडला के सांसद गुलाम सांसद, अनुवादियों के द्वारा गुलाम सांसद, मनुवादियों के नियंत्रित सांसद कभी आपका भलाई नहीं कर सकते। ये आपके लिए बेकार के हैं। मनुवादी तो कुछ क्षण ठीक भी हैं, लेकिन मनुवादियों के द्वारा नियंत्रित, मनुवादियों के गुलाम कभी आपको नहीं हो सकते। इसलिए हमारा संसद में जाना जरूरी है, हम किसी गुलाम नहीं। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है? ये देखिए सामने में, कैमरा वाले तो दिखा दो इनको, सामने में ये घर भी दिखा दो, ये दिखा दो, ये आर्थिक न्याय है। ये देखिए का घर कैसा है, ये घर कैसा है? अभी जबलपुर में देख के आए हैं, अच्छा मुंबई में देख लीजिए घर कैसा। मुंबई का घर, दिल्ली का घर देख लीजिए और यहाँ का घर देख लीजिए। आपको लग रहा है कि आर्थिक न्याय मिला है? गांव के लोगों को आर्थिक न्याय नहीं मिला। ये देखिए यहाँ पर प्लास्टर नहीं है, और यह तो खैर प्लास्टर है, ईंट का मकान है। ये आगे का कोई मकान नहीं है, ईंट का मिट्टी का, ये मिट्टी का मकान, इसको आर्थिक न्याय नहीं कहते। भारत के संविधान में ये आर्थिक न्याय नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, इस संविधान के द्वारा हमने राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की है, तथापि हमारा लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, आर्थिक लोकतंत्र है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। इसी बात को बहुत सारे महान अर्थशास्त्रियों ने दोहराया। एक आनंदवाद नाम की संस्था है, उनके संस्थापक भगवान श्री श्री आनंदमूर्ति जी उर्फ प्रभात रंजन सरकार जी हुए। उन्होंने प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशन थ्योरी दिया और उन्होंने कहा बड़ी बड़ी उद्योग सहकारिता से लगाएंगे। दोस्तों सहकारिता क्या होता है? हम शासन बनेंगे क्या काम करेंगे मैं बता देता हूँ।
ये आपके ये बरगी क्षेत्र में जड़ी बूटियां हैं, जंगल हैं और इन जड़ी बूटियों से दवाइयां बनती हैं। और बरगी ब्लॉक के लोग मात्र 100 रुपया जो गुटखा खा के फेंक देते हैं, इस पैसे से जब हम इकट्ठा करेंगे गाँव के लोग, जो पैसा जमा होगा उसी पैसे से हम इंडस्ट्री लगाएंगे, उसी पैसे से गाँव में हम दवा उद्योग लगाएंगे, दवा पर रिसर्च करेंगे। हमारे कोई बच्चे अभी तक जिला के बच्चे थे, पढ़ रहे थे, ऐसे बच्चे कोई वहाँ कैंसर की दवाई बनाएंगे और कोई बुखार की दवाई बनाएंगे, कोई आदमी कंप्यूटर बनाएंगे, जैसे चीन में होता है, जैसे अमेरिका में होता है। हमारे किसी कवि ने कहा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, तो भारत देश है मेरा। लेकिन इन सांसदों ने 800 सांसद हैं, 800 सांसदों ने इस देश को कागज की चिड़िया भी रहने लायक नहीं दिया, रहने लायक नहीं रहने दिया। और ये सोने की चिड़िया तो दूर की बात होगी। और डॉलर का मूल्य बढ़ता जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी जब आए थे सत्ता में, तो उन्होंने कहा था बहुत सा रुपयों ने डॉलर की मार, अब की बार कांग्रेस मुक्त मोदी सरकार। हुआ क्या? डॉलर का मूल्य अभी भी बढ़ता है। उस समय कह रहे थे मनमोहन सिंह के उम्र के पार जा रहे हैं डॉलर का मूल्य, मोदी जी के उम्र के पार चले गए डॉलर का मूल्य। जब देश आजाद हुआ $1 1 रुपये के बराबर था, आज डॉलर 80 रुपये के बराबर है। 80 रुपया हम देंगे, $1 लेंगे। ये व्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि हम डॉलर में सामान खरीदते हैं। हम इसको समाप्त करेंगे संसद में जाकर के और बोलेंगे कि बरगी में दवाइयां बनेगी, बरगी में तेल मिल लगेंगे। यहाँ हम साहू समाज के हैं, तेली समाज के हम लोगों की पुरानी पुश्तैनी व्यवस्था है, तेल केलों से निकाला करते थे हमारे पूर्वज। लेकिन आज आप जाएंगे कि तेली समाज के दुकानों में तेल जो खाते हैं, वो तेल भी बाहर से, गुजरात से आती है। ये हमारे आपके ये जो पक्के मकान, कच्चे मकान दिख रहे हैं ना, इस कच्चे मकान का वही है। दवाइयाँ बाहर से आती है, तेल बाहर से आते हैं, ये कपड़े बाहर से आते हैं, ये माइक बाहर से आते हैं। आप क्या देख रहे हैं? सीमेंट से बाहर से आते हैं, हर चीज बाहर से आते हैं। हमारे यहाँ से निर्यात आयात निर्यात कुछ भी नहीं होता। जब यहाँ पर तुम्हें दवाई बनेगी, हम दवाई भेजेंगे चीन, दवाई भेजेंगे अमेरिका, वहाँ से दवाई का पैसा आएगा, तो हमारे लोग ये जो घर है ये मिट्टी का नहीं रहेगा। यहाँ पर तेल बनाएंगे, यहाँ तेल बनाएंगे, तेल का तेल के नाम पर पैसा बाहर नहीं जाएगा। नर्मदा नदी में जल है, अमरकंटक से आती है और दूसरी ओर बह जाती है ना। अगर इस जल को हम बाहर जाने से रोक दें तो क्या होगा? इस जल को अमरकंटक से आती है और बाहर जाने से हम रोक दें तो यहाँ जल का बाढ़ आ जाएगी और बरगी में बाढ़, हर गांव में, हर घर में पानी भर जाएगा। उसी प्रकार दवाई के माध्यम से पैसे बाहर जा रहे हैं, कपड़े के माध्यम से पैसे बाहर जा रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से पैसे बाहर जा रहे हैं, तेल के माध्यम से पैसे बाहर जा रहे हैं। अगर इन बाहर जाने वाले पैसों को रोकते हैं तो यहाँ पैसे की बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। ये बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं ये बेरोजगार नहीं रह जाएंगे, ये बच्चे बेरोजगार नहीं रह जाएंगे। मैंने एक बात और कहा है, प्रभात रंजन सरकार ने एक नारा दिया, एक चूल्हा एक चौका एक हो मानव समाज, जात पात की करो विदाई, मानो मानो भाई भाई। भीमराव अम्बेडकर ने कहा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था का उन्मूलन कर दो। प्रभात रंजन सरकार जी ने कहा जात पात की करो विदाई, मानो मानो भाई भाई। लेकिन ये व्यवस्था जाति में विवाह करने की जो व्यवस्था है, ये जाति पाति का उन्मूलन नहीं होने दे रही है। दोस्तों, संसद में कोई सांसदों ने इस बात को आवाज नहीं उठाया कि जाति व्यवस्था को हम समाप्त कर सकें, संप्रदायवाद को समाप्त कर सकें। खैर, इस बात पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक उन्होंने नारा दिया, एक चूल्हा एक चौका एक हो मानव समाज। प्रभात रंजन सरकार जी ने नारा दिया, एक चूल्हा एक चौका एक हो मानव समाज। इस गांव में एक चूल्हा एक चौका, खाने का जगह एक होगा, एक चूल्हा होगा। क्या होगा? हर घर में एक महिलाएं खाना बनाती हैं, 2 महिलाएं खाना बनाती हैं। और जब ये खाना एक ही जगह बनेगा तो इतने सारे लोग नहीं, सिर्फ 1-2 लोग मिलकर पूरे गांव खाना बना देंगे। और जो महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी वो कोई दवाई बनाएंगी, कोई एक कपड़े बुनेंगी, कोई कंप्यूटर बनाएंगी, कोई जो है सो तेल बनाएंगे। इस तरह से हर हाथ को काम मिलेगा और देश में इतना सारा समृद्धि आएगी। अमेरिका हमसे पीछे छूट जाएगा, जापान हमसे पीछे छूट जाएगा। इसलिए हम संसद में जाना चाहते हैं। दोस्तों, आज बहुत सारी अट्टालिकाएं हैं जबलपुर में, वो अट्टालिकाएं आपका नहीं है। हमने नारा दिया है,
जिस दुकान में साझेदारी नहीं, वहां से कोई खरीदारी नहीं। जिस दुकान में आपका शेयर ना हो, जिस दुकान में आपका हिस्सा ना हो, उस दुकान से आप खरीदारी मत कीजिए। और दोस्तों एक बात और बताऊं, आप कहेंगे हमको वोट नहीं मिलता है, आप कहेंगे हमको वोट नहीं मिलता है, दूसरे लोगों को वोट मिलता है। आज एक समय आ गया है, अगर हमारा जो राजनीतिक बहिष्कार करेगा, मान लो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमारा राजनीतिक बहिष्कार करना चाहते हो, हमारे गरीबी का लाभ उठाना चाहते हो, हम उसका आर्थिक बहिष्कार करेंगे। संविधान विरोधियों का झंडा जहां पर मिलेगा, जिसके घर संविधान विरोधियों का झंडा होगा, उनके घर न हमारा कोई धंधा होगा, उनसे न हमारा कोई धंधा होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को समाप्त करने की बात करें, जो पार्टियां संविधान को समाप्त करने की बात कर रही है, उस पार्टियों का झंडा अगर गांव में कहीं दिखाए आपको लगा हुआ, उसके लिए नारा है कि जिसके घर संविधान विरोधी पार्टियों का झंडा होगा, उसके साथ हमारा न कोई धंधा होगा। ऐसे व्यक्ति के साथ जो संविधान विरोधी पार्टियों का झंडा लगाए, उनका प्रचार करे, उनके साथ रिश्ता हमें समाप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि रामायण में कहा है, रामायण में एक बात कहा है, जिनके प्रिय राम वैदेही तजियो उन्हें कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तज्यो करंत वज वर्तन भय बुध मंगलकारी। रामायण में आया है, जिनके प्रिय राम वैदेही, जिनके राम प्रिय नहीं है, तज्यो उन्हें कोटि वैरी सम, यदि वो परम स्नेही हो उनको आप त्याग दीजिए। उदाहरण दिया है, तज्यो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, भरत ने अपने माता को त्याग दिया, तज्यो पिता प्रहलाद भरत महतारी गुरु बलि तज्यो, बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया। इस तरह से उदाहरण दिया है। दोस्तों उस समय आ गया है, जो संविधान का विरोध करेगा उसको आप त्याग दीजिए। अब एक नया अस्त्र लिखना पड़ेगा, जिनके प्रिय संविधान, जिनके संविधान प्रिय ना हो उनको त्याग दीजिए, चाहे हमारा कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, हमारा भाई हो उनसे बात मत कीजिए, हमारे रिश्तेदार हो उनसे बात मत कीजिए, अगर कोई हमारा पड़ोसी हो उनके दुकान सामान मत कीजिए, अगर उनके खेतों में काम करने की बात आए उनके खेतों में काम मत कीजिए। क्योंकि उस संविधान का विरोध करने वाली पार्टियों का झंडा लगाया हुआ है। संविधान विरोधी हमारे लिए उसी प्रकार त्यागशील है, त्यागने योग्य है, जैसे कहा तुलसीदास जी ने, जिनके प्रिय नाम वैदेही तज्यो तिन्हें कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिनके प्रिय संविधान, जिनको हो ना मेरा प्रिय संविधान, उनसे करूंगा रिश्ता का अवसान। ये नारा देना पड़ेगा। संविधान खत्म करेगा, संविधान खत्म करने से पहले उनको खत्म कर देंगे। ईवीएम के माध्यम से वो हमारा चुनाव जीतेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसे अगर आपने कर दिया तो संविधान खत्म नहीं होगा, संविधान लागू होगा, आपका पैसा आपके घर रहेगा, ये घर जो आपको कच्चा दिख रहा है पक्का हो जाएगा। मैंने एक उदाहरण दिया था, यहाँ पर इसी जबलपुर लोकसभा में अगरिया है, मझगमा है, सिहोरा है, उस सिहोरा ब्लॉक में लोहा है, कच्चा लोहा। वो कच्चा लोहा पर आधारित उद्योग नहीं है, पहाड़ के समान मैग्नीज का था, लोहा पहाड़ के समान का उसका खनन था, खनिज था, लेकिन वो पहाड़ को काट काट करके अब तालाब में तब्दील कर दिया है। दोस्तों अगर उस पर इंडस्ट्री लगाई जाए तो जबलपुर लोकसभा में इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे, हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसी आपके गांव में ट्रैक्टर बनेगा, ये देखिए थ्रेसर आपके यहाँ है, ये थ्रेसर आपके गांव में बनेंगे, ट्रैक्टर आपके गांव में बनेंगे, पंप सेट आपके गांव में बनेंगे, मोटरसाइकिल कार आपके गांव में बनेंगे, क्योंकि आपके पास लोहा की भगवान आपके ऊपर बहुत खुश है, आपको लोहा का खनिज दिया है और लुटेरे खनन माफिया लोहा के इस खदान को लूटते जा रहे हैं, लूटते जा रहे हैं। संसद में जा करके इसको हम बचाएंगे और जबलपुर लोकसभा के एक एक जनता को हम रोजगार देंगे। मैंने आपको कहा कोई लोन की जरूरत नहीं है, कोई पूंजीपतियों के पैसे की जरूरत नहीं है। 30 लाख लोग हमारे जबलपुर लोकसभा में निवास करते हैं। हर व्यक्ति 100 रुपया एक सप्ताह में गुटखा खा के फेंक देते हैं।
30 लाख लोग 100 रुपया देंगे, हर सप्ताह इन्वेस्टमेंट करेंगे, 30 करोड़ होगा और एक महीना में 120 करोड़ होगा। चाहे इंडस्ट्री कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम जनता के पैसे से उद्योग लगाएंगे और उसका मुनाफा आम जनता में बांट देंगे। और इस प्रकार जब आपके गाँव में हर व्यक्ति को उसका लाभांश आएगा, ये घर पक्का हो जाएगा, ये घर कच्चा नहीं रहेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आर्थिक न्याय का सपना पूरा होगा। 800 सांसदों में किसी सांसदों ने इस बात की आवाज संसद में नहीं उठाई। ऐसा लगता है कि संसद वीरों से खाली है। आपने एक रामायण की कहानी सुनी होगी। रामायण में कहा राजा दशरथ ने जब सीता स्वयंवर में कोई आदमी धनुष बाण को नहीं तोड़ पाया था, तो राजा जनक ने कहा था भरी सभा में, ऐसा लगता है कि धरती वीरों से खाली है। ये तो बदलता है, ये राम के मानने वाले नकली राम के भक्त बताते हैं जाकर के कि हम राम के भक्त हैं। लेकिन जनक ने क्या कहा, उनकी संसद और धरती वीरों से खाली है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि हमारा संसद वीरों से खाली है। संसद वीरों से खाली है। संसद वीरों से खाली है। संसद बुद्धिजीवियों से खाली है। संसद चिंतकों से खाली है। इस संसद को भरने के लिए कोई न कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सूरज की तरह संसद में जाकर के चमकता रहे और वहाँ सांसदों को बताता रहे, सरकार को बताता रहे, आर्थिक न्याय ऐसे चलेगी, बाबा के संविधान ऐसे रहेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जरूरत पड़ेगी विभिन्न मुद्दों पर बात करने की तो फिर से मैं आपके साथ बात करूंगा। मैं अब चाहूंगा कि आप लोग बताएं, आपको इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय सेवा।